Dear students, today we start the another topics in the chemical kinetics, molecularity. देखिए molecularity of the reaction क्या होता है? Molecularity of the reaction का मतलब होता है total number of the reactant molecules which participate in the chemical reaction, in the balanced chemical reaction कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है. यानी total number of the stoichiometric coefficient of the reactant is the molecularity of the reaction. यानी total number of reactant molecules. ठीक है. For a balanced chemical reaction, for a balanced chemical reaction. ठीक है. या किसी किसी बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है. मान लीजिए जैसे A+2B हो रहा है तो रिएक्शन में इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3. ठीक है. अगर मान लीजिए A+2A+2A+ अगर हम कर ले केवल 2A से प्रोडक्ट मान लीजिए बना लें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2. ठीक है. देखिए कुछ बातें और समझ लीजिएगा मॉलिक्यूलरिटी में. मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, पहली बात. दूसरी बात, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. एलिमेंट्री रिएक्शन में तो आसानी से मॉलिक्यूलरिटी मेजर हो जाती है. लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती. क्यों नहीं ज्यादा होती है? ये इसलिए नहीं ज्यादा होती है कि नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं वो मैक्सिमम 3 होते हैं. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड होती है. ठीक है. जब भी आपसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाएगी तो उसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. और उस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ध्यान देना है कि कौन से स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. और उस रेट ऑफ रिएक्शन के हर स्टेप को देखकर देखना ये होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का मेजरमेंट करते हैं और वो मैक्सिमम 3 तक से ज्यादा नहीं होते हैं. इसीलिए फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी मेजर्ड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी नेवर जीरो, नेवर नेगेटिव, नेवर फ्रैक्शनल भी नहीं ली जाती है, नेवर ग्रेटर देन 3. और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी मेजर्ड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, और द स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का मेजरमेंट करता है. तो देखिए कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा होगा ट्राई मॉलिक्यूलर, कहीं ये लिखा होगा बाई मॉलिक्यूलर, कहीं पर यूनी मॉलिक्यूलर लिखा होगा. मैक्सिमम 3 तक ही माना जाता है. ठीक है. एक छोटा सा एकदम सा टॉपिक होता है और पूछ दिया जाता है, कभी कभी डेफिनेशन वगैरह इसकी पूछ ली जाती है. दूसरी चीज, अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देखिए मॉलिक्यूलरिटी जिस तरीके से होती है उस तरीके से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में केवल रिएक्टेंट के वो वाले मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है. अब हमको कैसे पता चल जाए कि इसकी कंसंट्रेशन? हमको रिएक्शन को देखकर तो बता नहीं देंगे कि किसकी चेंज होती है. देखिए मॉलिक्यूलरिटी में तो फिर भी ये थ्योरेटिकल हम बता दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तब तक हम रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं जब तक हमको ये ना पता हो कि किसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. मान लीजिए अगर हम एक रिएक्शन ले लें 2A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेडिंग डाल दें. मान लीजिए अगर हमने 2A से B ले लिया, से प्रोडक्ट बना दिया। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको रेटला प्रोवाइड होगा। रेटला क्या होता है? रेटला ये बताता है, रेटला होता है चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव
मास ऑफ द रिएक्टेंट कोफिशिएंट चले जाते हैं पावर में, जिसकी जिसकी चेंज होती है। यहां पर मान लिया हमने ए की भी चेंज हो रही है, दो बी की भी चेंज हो रही है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो यहां पर टोटल ऑर्डर कितना हो जाता है, हम इनके जिन जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है उनके पावर का सम, उनके कोफिशिएंट का सम, उनके पावर का सम, जिसकी जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां कितनी है, वो 3 है। ठीक है, 2 + 1, ए बी के सॉरी 2 ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में 1, यानी टोटल 3। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा ऑर्डर रिएक्शन में भी नहीं होती। जब भी 3 से ज्यादा दिखेगी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनेगी। बिल्कुल जैसे मॉलिक्युलरिटी मेजर करते हैं उसी तरीके से ऑर्डर रिएक्शन भी मेजर करते हैं। यानी उसमें भी कौन सा स्टेप लेते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। देखिए बात ये होती है कि स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों लेते हैं, तो देखिए स्लोएस्ट स्टेप इसलिए लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो जाती है और वो स्टेप ये डिसाइड करता है कि आगे के स्टेप होंगे कि नहीं होंगे। ठीक बात है। तो देखिए ज्यादातर क्या होता है कि ऑर्डर रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट लिए जाते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट का मेजरमेंट करते हैं। रेट का मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बदलती है। तो आपने पढ़ा है कि रेट इक्वल टू dc/dt होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो लोग मेजर करते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट किए जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक याद रखिएगा एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए तो आपको लिखना होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करिए अथवा रेट लॉ प्रोवाइड करिए। रेट लॉ भी आपको बता देगा कि किसकी किसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। यहां से मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन वगैरह खत्म हो गई। याद रखिएगा ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जबकि वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था मॉलिक्युलरिटी। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।